ये कहानी शांति नगर के एक गांव की है, जहां शेर खान नाम का एक बूढ़ा अपना घर किराए पर देता है। एक दिन विजय नाम का एक आदमी अपनी बेटी और पत्नी के साथ शेर खान जी के घर को किराए पर लेने आता है। बोलो बेटा, क्या काम है? जी, मेरा नाम विजय है। हम बहुत दूर के गांव से आए हैं। हम इस गांव में बसना चाहते हैं, तो क्या मुझे आपका ऊपर वाला कमरा किराए पर मिल सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम विजय है और ये मेरी पत्नी रेखा। नमस्ते। खुश रहो। और ये मेरी बेटी नेहा। नमस्ते। जीती रहो। कितना किराया है चाचा आपके कमरे का? वैसे एक महीने का 600 है। तुम 450 दे देना, ठीक है? 450 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा चाचा। अच्छा, तो तुम कितने दे सकते हो? मैं सिर्फ 300 रुपये दे सकता हूँ चाचा। ठीक है बेटा, चलेगा। शुक्रिया चाचा। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। मैं नीचे रहता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा लेना। ठीक है चाचा। अब जाओ, ऊपर जाकर आराम करो। बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे। जाओ। जी। रात हो जाती है और नेहा आराम से पढ़ रही होती है और विजय और रेखा आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। उतने में नेहा को पानी की प्यास लगती है और वो घड़े की तरफ बढ़ती है और फिर वो घड़े से पानी निकालकर पानी पीने लगती है कि अचानक नेहा को चक्कर आने लगते हैं। आह आह और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। और फिर नेहा और विजय जल्दी से रेखा के पास जाते हैं। नेहा, क्या हो गया बेटा? उठो बेटा, आंखें खोलो। बेटा उठो। उतने में शेर खान जी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मेरी बेटी को बेहोश हो गई है। और इसका बदन भी बहुत गर्म है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, चलिए। बच्ची को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इसे बहुत गंभीर बीमारी है, जो मेरी समझ के बाहर है। क्या मतलब? नेहा के ऊपर जादू टोने का असर है। नेहा पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन कहीं तो इसका इलाज होगा ना डॉक्टर साहब, जिससे बच्ची ठीक हो सके। इसका इलाज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। कौन डॉक्टर साहब? शंभू बाबा। इंसान के ऊपर कितना भी खतरनाक जादू टोना क्यों ना हुआ हो, बाबा उसे जड़ से खत्म कर देते हैं। बाबा के आश्रम में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका वहाँ इलाज ना हो। कहाँ है वो बाबा का आश्रम? मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग देश के कोने कोने से मेरे पास अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हो। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मैं ठीक ना कर सकूं। बोलो, सही बात है या नहीं? सही बात है, सही बात है, सही बात है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि कुछ सालों में बाबा का एक और नया आश्रम बनकर तैयार हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी दिनों से मुझे एक खूबसूरत आश्रम अपने सपने में दिखाई दे रहा है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। खैर, अब मेरा प्रवचन खत्म होता है। जो लोग इलाज के लिए आए हैं वो रुकिए, बाकी लोग जा सकते हैं। बाबा के इतना कहते ही सब लोग आश्रम से जाने लगते हैं, लेकिन विजय और उसका परिवार वहीं खड़े रहते हैं। बाबा, मेरा नाम विजय है। हम लोग इस गांव में अभी अभी रहने आए हैं। यहाँ आते ही मेरी बेटी को ना जाने क्या हो गया है। अचानक से ये बहुत बीमार हो गई है। मेहरबानी करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए बाबा। फिर बाबा अपनी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी, नेहा। तुम्हारी उम्र क्या है? जी, 20 साल। विजय। जी बाबा। देखो बेटा, तुम्हारी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन लेकिन क्या बाबा? 1-2 घंटा लगेगा पूरी प्रक्रिया करने में, और आप सब लोगों को यहाँ बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। हाँ बाबा, जैसा आप कहें। ठीक है, चलो बेटी। जाओ बेटी। फिर बाबा नेहा को अपने साथ ट्रीटमेंट रूम में लेकर जाते हैं। पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सोचा था नए गांव में जा रहे हैं, अब जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ आकर तो एकदम उसका उल्टा हो गया।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये गांव हमें रास नहीं आया। नेहा के ठीक हो जाने के बाद हम लोग वापस अपने गांव चले जाएंगे। हाँ जी, मेरा भी यही मन है। तुम लोग फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा नेहा का इलाज कर रहे हैं ना, बस तुम लोग हौसला बनाए रखो। उतने में बाबा नेहा को लेकर बाहर आ जाते हैं। सुबह तक बच्ची एकदम नॉर्मल हो जाएगी। शुक्रिया बाबा। अब बच्ची को आराम करने की जरूरत है, आप लोग इसे घर लेकर जा सकते हो। बाबा, आपकी फीस कितनी हुई? 0 रुपए। मतलब? बाबा के आश्रम में हर चीज मुफ्त है, यहाँ किसी चीज का पैसा नहीं लिया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। ठीक है। फिर विजय और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। बाबा, ये लोग तो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही जल्दी आपके झांसे में आ गए। गुलशन, बाहर से आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाना कोई मुश्किल काम नहीं। सुबह होती है। नेहा आराम से अपने पलंग पर सो रही होती है। अचानक उसके पेट पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। आह! फिर विजय और रेखा नेहा के पास आते हैं। क्या हुआ बेटा नेहा? माँ, मुझे पेट के एक साइड में बहुत तेज की दर्द हो रहा है, जरा अपने कपड़े हटाना तो। फिर नेहा कपड़े हटाती है तो क्या देखती है, हे भगवान, ये तुम्हारे पेट पर ये कट का निशान कैसा है? हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं बाबा ने इसकी किडनी तो नहीं निकाल ली? उतने में शेर खान जी वहां आ जाते हैं। और कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अच्छा हुआ आप आ गए चाचा जी। क्यों, क्या हुआ? फिर विजय शेर खान जी को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करे चाचा जी? हमें देर न करते हुए जल्दी से जल्दी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय है और ये मेरी बेटी नेहा। और मैं इनकी पत्नी रेखा। और आप कौन है? जी, मेरा नाम शेखरन है और ये मेरे किराएदार हैं। अच्छा, आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। फिर शेर खान जी वहां से चले जाते हैं। बोलो बेटे, क्या हुआ? कल अचानक मुझे चक्कर आ गए और फिर पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि इसे बाबा के पास लेकर जाओ और फिर हम लोग बाबा के आश्रम गए। वहां जाने के बाद बाबा जी मुझे एक रूम में लेकर गए। वहां मुझे एक इंजेक्शन दिया, फिर मैं बेहोश हो गई। मेरा ट्रीटमेंट कैसे किया गया ये मुझे नहीं पता। और आज सुबह जब मैं आराम से सो रही थी तो मुझे पेट के एक साइड पर बहुत तेज की दर्द हुआ और फिर मुझे मम्मी ने बताया कि मेरी एक किडनी निकाल ली गई है। अच्छा? जी मैडम जी, यही कंप्लेंट लेकर आपके पास आए हैं। देखिए विजय जी, ये बाबा के खिलाफ पहली कंप्लेंट नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बाबा के खिलाफ कंप्लेंट की है, लेकिन बाबा इतने पावरफुल हैं कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इसीलिए गांव के रावण है, रावण, और ये गांव उसकी लंका। फिर अचानक इंस्पेक्टर का टेलीफोन बजता है और वो उठाती है। हेलो? हाँ, अच्छा, ठीक है, समझ गई। हाँ, ओके। बात करने के बाद इंस्पेक्टर फोन रख देती है। पता है अभी ये फोन कहाँ से आया था? कहाँ से? ये फोन आश्रम से था। कह रहे थे कि आप लोगों की कंप्लेंट ना लिखें और वो बदले में मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। हे भगवान! लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा करूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम फातिमा खान है और मैं बिल्कुल नेक दिल हूँ। मैं इनकी लंका लगाऊंगी। लेकिन फिर हम एफआईआर कराने आए हैं। ये बात आश्रम तक कैसे पहुंची? ये बात उनको शेर खान ने बताई है। क्या? ये क्या कह रही हो मैडम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसका मतलब शेखरन भी बाबा के साथ मिला हुआ है? करेक्ट, ये सब बाबा का एक जाल है जिसमें आप लोगों को फंसाया गया है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पता है ये बाबा बाहर से आने वाले लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाता है? कैसे? जैसे आप लोगों को फंसाया गया है। बाबा के कहने पर शेर खान पहले बाहर से आए हुए लोगों को अपना घर किराए पर देता है, फिर वो घर के किसी एक इंसान पर आशीर्वाद के बहाने अपना टोटका वाला हाथ रखता है।
जिससे कुछ घंटों के बाद वो इंसान बेहोश हो जाता है और फिर शेर खान उसे एक नकली डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो बाबा का ही नौकर है। और वो नकली डॉक्टर कहता है कि इस मरीज को बाबा के पास ले जाओ और फिर आप जैसे भोले भाले लोग बाबा जी के जाल में फंस जाते हैं। अरे बाप रे, ये लोग इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। लेकिन मैडम, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आप फिक्र मत करो, मैं दिलाऊंगी आप लोगों को इंसाफ। बस मैं जैसा बोलूंगी आप लोगों को वैसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैडम? तुम लोगों को दोबारा देखकर अच्छा लगा। बताओ क्या काम है, कौन बीमार है? बाबा, ये आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मैंने क्या किया बेटा? आपने मेरी बेटी की किडनी निकाल ली है। शिव 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 शिव, इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर। अरे बेटा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतना बड़ा पाप करूंगा, और वो भी तुम जैसे भोले भाले लोगों के साथ। एक बाबा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, भगवान को बुरा लगता है। नाटक मत कीजिए बाबा, आपने ही मेरी बेटी की किडनी निकाली है। हाँ निकाली है तो क्या कर लेगा तू? अरे पागल, मेरा यही बिजनेस है। मैं ऐसे ही लोगों की किडनी निकाल कर बेचता हूँ और करोड़ों रुपए कमाता हूँ। तुम्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए बाबा। सही कहा तुमने, मुझे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं एक साधु का भेष बनाकर लोगों के साथ कितना बुरा कर रहा हूँ। सही कहा तुमने, मुझे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये भगवान मुझे फांसी से बड़ी सजा दे। मैं पापी हूँ, मैंने तेरे फरिश्ते जैसे लोगों को बहुत तकलीफ दी है। मुझे सजा दे भगवान, मुझे सजा दे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गुलशन एकदम सही कह रहा है। क्या करोगे तुम मेरा? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा पुलिस में कंप्लेंट करोगे, उसके बाद क्या? अरे उस पुलिस वाले को हम अपने बटुए में लेकर घूमते हैं। जब तुम जैसे लोग हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना, उसी वक्त हमें पता चल जाता है और हम लोग उसी वक्त पुलिस को खरीद लेते हैं और लोग हमसे हार मानकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। गुलशन एकदम सही कह रहा है, तुम हमारे पावर को नहीं जानते। ये सुनकर विजय और उसका परिवार मायूस होकर वहां से चला जाता है। बाबा, ये लोग भी हार मानकर चले गए। हाँ निकाली है तो क्या कर लेगा तू? अरे पागल, मेरा यही बिजनेस है। मैं ऐसे ही लोगों की किडनी निकाल कर बेचता हूँ और करोड़ों रुपए कमाता हूँ। वेरी गुड विजय जी, बाबा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए ये रिकॉर्डिंग काफी है। अब हमें क्या करना होगा मैडम? अब आपका काम खत्म और मेरा काम शुरू। अरे आइए फातिमा जी, आइए। अरे अगर आपको कुछ खर्चा पानी चाहिए हो तो आश्रम आने की क्या जरूरत थी? एक फोन ही कर देते, हम खर्चा पानी आपके पुलिस स्टेशन में ही भिजवा देते। आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे आपके खर्चे पानी की जरूरत नहीं है बाबा जी, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी फातिमा जी। चलिए बाबा जी, पुलिस स्टेशन अब आपका खेल खत्म हुआ। अच्छा, तो तुम इन बेवकूफों की हमदर्द बनकर आई हो? राइट। अरे फातिमा जी, ये बात तो आपको भी पता है कि सालों से आश्रम में क्या क्या काले काम होते आ रहे हैं, और फिर ये अचानक से रूप क्यों? उस वक्त आपके सामने रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर से पाला पड़ता था आपका, लेकिन आज पहली बार आपका सामना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से पड़ा है। और उस वक्त मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। लेकिन आज मैं आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि आज मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आपके पास सबूत क्या है कि मैं ढोंगी हूँ? फिर फातिमा बाबा जी की रिकॉर्डिंग चालू करती है। हाँ निकाली है तो क्या कर लेगा तू? अरे पागल, मेरा यही बिजनेस है। मैं ऐसे ही लोगों की किडनी निकाल कर बेचता हूँ और करोड़ों रुपए कमाता हूँ। वाह विजय वाह, क्या रिकॉर्डिंग की है तुमने, वाह। आपके दोनों चमचे शेर खान और वो नकली डॉक्टर इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। अब आपकी और गुलशन की बारी है। आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम।
अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, चलो। ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कहानी सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। बोलो। 30 साल पहले मैं भी एक साधारण आदमी था। एक दिन मैं अपने खेत में काम कर रहा था कि उसी वक्त मेरा भतीजा गुलशन मेरे पास आया। चाचा चाचा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। चल चल, क्या हुआ डॉक्टर साहब सुरभि को? देखो रमाकांत, तुम्हारी बीवी पेट से है ना? हाँ जी मैडम। अब उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसके शरीर में खून की कमी हो गई है और इस वजह से वो बहुत कमजोर भी हो चुकी है। उसको खून की बहुत जरूरत है। अगर उसे खून नहीं दिया गया तो उसकी और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। तो प्लीज तुम जल्दी से जल्दी खून का इंतजाम करो। आप मेरा खून मेरी पत्नी को दे दो ना मैडम। ऐसा नहीं होता, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। तुम अपनी पत्नी को अपना खून नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और O नेगेटिव वाला O नेगेटिव वालों को ही खून दे सकता है। तो डॉक्टर, मुझे ये खून कहाँ मिलेगा? इस गांव में सिर्फ 3 ही लोगों का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। कौन है वो लोग? पहले ही तुम्हारी पत्नी का, दूसरा वो बिरजू का और तीसरा वो दिलीप के बेटे का। सिर्फ इन लोगों का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। तुम इन दोनों में से ही किसी एक से खून ले सकते हो। ठीक है डॉक्टर, मैं इनमें से किसी एक को यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है। एक बोतल खून की बात है बिरजू। देखो रमाकांत, मैं तुम्हें खून नहीं दे सकता। पहले ही मेरी तबीयत खराब रहती है और फिर भी मैं तुम्हारी बीवी को खून देता हूँ तो फिर अगर मेरी जान को खतरा हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं किससे मदद मांगूंगा? मेरी बीवी की जिंदगी और मौत का सवाल है बिरजू। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेहरबानी करके मुझ पर रहम करो बिरजू, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे जाओ भाई यहाँ से। उसके बाद मैं दिलीप के घर गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रमाकांत कि तुम मेरे 10 साल के बेटे का खून मांग रहे हो। लेकिन अगर मेरी बीवी को खून नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेहरबानी करके मुझसे कोई उम्मीद मत रखो तुम। ऐसा मत बोलो दिलीप, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी बीवी मर जाएगी। मैं तुमसे अपनी बीवी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मदद करो, मदद करो मेरी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। मेरी किसी ने मदद नहीं की। फिर मैं हार मानकर वापस हॉस्पिटल चला गया। तुमने आने में देर कर दी रमाकांत। क्यों? क्या हुआ डॉक्टर साहब? तुम्हारी बीवी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को अब हम नहीं बचा पाए और वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। यूं देखते ही देखते मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा मर गया। उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि जैसा लोगों ने मेरे साथ किया उससे बुरा मैं उनके साथ करूंगा। और उसके बाद मैंने ये आश्रम बनाया और फिर ये साधु का चोला पहनकर मैंने ढोंग रचना शुरू कर दिया। फिर आपने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम शुरू कर दिया, है ना? मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई है मैडम। मुझे बहुत दुख हुआ आपकी ये बात सुनकर, लेकिन आपकी सोच बहुत गलत है। इतना नेगेटिव सोचने की जगह आप बहुत पॉजिटिव सोच सकते थे। आप अपने पास से सीख हासिल कर सकते थे, लोगों की मदद कर सकते थे, उनकी जान बचा सकते थे। आप ये सोचते कि मेरी बीवी बच्चे के साथ जो हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, लेकिन आपकी तो बहुत गलत सोच थी। आपके लिए तो फांसी की सजा भी कम है बाबा जी। ठीक है, तुम मुझे जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। चलो। और फिर बाबा और गुलशन को पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। और इधर नेहा पहले की तरह एकदम ठीक हो जाती है और विजय अपने परिवार को लेकर वापस अपने गांव ही चला जाता है।